नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। कोरोना के इस काल में आप कहीं बाहर नहीं जा रहे होंगे, घर पे आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, जैसा भी है। तो आइए आज फिर हम अपने कार्य में जुटते हैं, एक नया काम लेकर आए हैं। विलियन ही अपना चल रहा था भाई पिछले 2 लेक्चर से, ऑनलाइन 2 लेक्चर से अगर मैं कहूँ तो। ऑफलाइन तो हमने लगभग आधा चैप्टर पूरा कर लिया है, तो ऑनलाइन में अपना ये तीसरा लेक्चर है आज। ऑनलाइन वाला लेक्चर अपना ये नंबर 3 है। ठीक है भाई, विलियन का अध्याय 2 है आपके। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान बोर्ड स्टेट एजुकेशन के एस्पेक्ट में। जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का जो बोर्ड है उसका अध्याय 2 है ये किसी भी बोर्ड की बात करें उसका चैप्टर 12th में ये चैप्टर मिलता ही है। तो उसमें हम पढ़ रहे थे अणुसंख्य गुणधर्म। तो बिल्कुल ये एक तरीके से ऑफलाइन समझ लीजिए कि भाई ऑफलाइन क्लास थी, उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करके ऑनलाइन में डाल दिया था। मैं हर वीडियो में यही आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको जरा संकोच करने की जरूरत नहीं, कि बस ध्यान से आप बैठिए, पढ़िए, पूरा आनंद लीजिए। जहां भी जिस किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में या हमें कोचिंग में इसके बारे में आप इतना कर दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे उस चीज का। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें जो भी आपकी इसमें नहीं समझ में आए। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमने शुरू करा है अभी, और आगे आने वाले दिनों में हम और भी वरीयता इसमें लाएंगे, अंग्रेजी माध्यम के लिए भी और आगे और भी कक्षाओं के लिए भी। तो आज फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म अपना चल रहा था। अणुसंख्य गुणधर्म में हमने 2 गुणधर्म पढ़ लिए, 2 गुणधर्म भाई पढ़ लिए हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो इस ऑनलाइन का पहला लेक्चर था। कल पिछले वीडियो जो अपनी है उसमें हमने पढ़ा था वाष्प क्वथनांक उन्नयन। और आज हम तीसरा गुणधर्म लेकर आ रहे हैं भाई इसका, हिमांक अवनमन। हेडिंग लगा लेंगे हिमांक अवनमन। इसको डेल्टा टीएफ से शो करते हैं। डेल्टा टीएफ से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट या दिखाते हैं भाई, हिमांक अवनमन। एफ का मतलब फ्रीजिंग, टी मतलब टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव या कोई गैस किसमें बदल जाए, ठोस में क्या कहलाएगा भाई। यानी पहला ही वर्ड आ गया आपके हिमांक। क्या वर्ड आ गया भाई, हिमांक। हिमांक क्या होगा, ठीक है भाई। हिमांक क्या होगा, सबसे पहले हिमांक जानेंगे कि क्या होगा। हिमांक मतलब एक ताप होगा। कैसा ताप होगा, जिस पर कोई द्रव या गैस किसमें बदल जाए भाई, ठोस में। हिमांक मतलब दूसरा सीधा अर्थ है जमना। जैसे पानी होता है, पानी को हम गर्म कितने पर करें, 100 डिग्री पर गर्म करें तो वो उबलता है। वो तो क्या कहलाता है उसका, पिछले पार्ट में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्वथनांक। अगर मैं पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दूं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर दूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पानी जो है आपका वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जिस ताप पर इसने अपनी अवस्था को बदला, द्रव से ठोस में चला गया, वो ताप क्या कहलाएगा भाई, हिमांक कहलाएगा। ये अभी तक हमने वेल नोन डेफिनेशंस पढ़ी थी, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी कक्षाओं से आज तक। आज अब हम इस अध्याय के आधार पर हिमांक की नई परिभाषा बनाएंगे, जैसे कि हम पहले बनाते आ रहे थे। जैसा कि हमने पहले भी बनाया था, किसकी बनाई थी भाई पिछले लेक्चर में, क्वथनांक की बनाई थी, ठीक है ना। तो आज हिमांक की बनाएंगे। तो हिमांक समझ में आ गया होगा क्या है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। ऐसा इसमें कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा समझिए कि ये मैं आपके बिल्कुल जैसे आपको घर पे आके पढ़ा रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। देखिए भाई इस वीडियो से, और अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। नहीं आ रही है तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे को घर पे आके पढ़ा रहे हैं सर, तो जरूर इसको क्या करें, लाइक करें। देखिए लाइट आ गई है बिल्कुल, ठीक है भाई। हिमांक हमने समझ लिया है क्या, कि वह ताप जिस पर कोई द्रव या गैस किसमें बदल जाएगी, ठोस में बदल जाएगी, हिमांक कहलाएगा। दूसरा वर्ड है अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है भाई कमी। क्या होता है भाई, कमी। हिमांक में क्या आ जाना,
कमी आ जाना, उसको हम यहाँ अध्ययन कर रहे होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम हिमांक की एक नई परिभाषा को जनित करेंगे या बनाएंगे, डिराइव करेंगे कि क्या होगी हिमांक की। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं हिमांक की नई परिभाषा, हिमांक की नई परिभाषा, ठीक है भाई, हिमांक की नई परिभाषा। देखिए भाई, इसकी परिभाषा को समझेंगे और फिर हिमांक अवनमन को समझेंगे कि क्या है, ठीक है, क्योंकि इस परिभाषा से बहुत चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे कल क्वथनांक की हमने नई परिभाषा बनाई थी, ऐसे आज हिमांक की बनाएंगे। तो देखिए, वह ताप जिस पर द्रव एवं ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाए हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हिमांक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है भाई? हिमांक कहलाता है। यानी ऐसा ताप जिस पर द्रव और ठोस दोनों की अवस्थाओं का जो वाष्प दाब है, यानी एक तरीके, जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक तो पानी ले लिया मैंने, एक मैंने ले लिया बर्फ का एग्जांपल। अब इसका और इसका वाष्प दाब जहां समान हो जाएंगे, इसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, इसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब जिस ताप पर समान हो जाएंगे, जिस ताप पर क्या हो जाएंगे भाई? समान हो जाएंगे, वो ताप क्या कहलाएगा भाई? हिमांक कहलाएगा। तो वीडियो को इसको रोक कर ये परिभाषा लिख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, मेमोरी में फीड कर लीजिए इसको, बिल्कुल ठीक है। ये किसकी परिभाषा बनेगी भाई? हिमांक की नई परिभाषा बनेगी। और अब जानते हैं कि हिमांक में अवनमन कैसे होगा, तो ध्यान देंगे। अब वही बात, विलयन है, क्या होगा? एक विलय होगा, दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। क्वथनांक उन्नयन में इसको कैसा विलय लिया था भाई हमने? अवाष्पशील। कैसा विलय लिया था भाई? अवाष्पशील, जिसकी वाष्प नहीं बनेगी। और विलायक मैंने कैसा लिया था भाई? वाष्पशील। कैसा विलायक लिया था भाई? वाष्पशील, ठीक है। इसकी वाष्प बन नहीं रही थी, इसकी वाष्प बन रही थी, तो ये हमने लिया था सेम एज इट इज, बिल्कुल इसके जैसा ही विलयन हम यहाँ लेंगे, जिसमें विलय आपका अवाष्पशील रहेगा और विलायक क्या रहेगा? वाष्पशील। जब केवल विलयन में क्या रहेगा? पहले विलायक, तो उस अवस्था को बोलेंगे, उसको बोलेंगे शुद्ध अवस्था या शुद्ध विलायक बोलेंगे उसको, ठीक है भाई। लेकिन जैसे आप उसमें क्या मिला दोगे? अवाष्पशील विलय, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? पहला गुण वाष्प दाब, आप खुद ही बताएंगे क्या होगा? क्वथनांक। और तीसरा हम आज पढ़ रहे हैं हिमांक। तो दो गुण हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, दोनों वीडियो में। वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, विलयन का जो पूरा वाष्प दाब वो कम हो जाएगा। क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाई था कि क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि, जिसको तो क्या कहा था? क्वथनांक उन्नयन कहा था। और यहाँ हिमांक में क्या आ जाएगी भाई? कमी। यानी इस विलायक की तुलना में इस पूरे विलयन का हिमांक क्या आ जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वहां क्या हुआ था? वहां विलायक की तुलना में पूरे विलयन का क्वथनांक क्या हो गया था? पूरे विलय के क्वथनांक में क्या आ गई थी? वृद्धि आ गई थी, बढ़ोतरी हो गई थी कि भाई आपको ज्यादा ताप देना पड़ रहा था। वहां पर क्या देना पड़ रहा था? ज्यादा ताप देना पड़ रहा था कि ये एक पात्र है, ये आपका विलायक है, ये आपके विलय है। अब आप इसको गर्म करोगे तो इसके अणुओं को दाब लगाने के लिए आपको ज्यादा ताप देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वाष्प बनाएंगे नहीं, ये वाष्प बनाएंगे नहीं, तो इसको आपको ज्यादा ताप देना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा ताप दोगे तो क्वथनांक में क्या आ जाएगी? क्वथनांक में क्या आ जाएगी भाई? वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ आपको ठंडा करना है, यानी आपको क्या करना है भाई? इन विलायक के अणुओं को ठंडा करना है, जमाना है। तो जमाना है तो आपको ताप, ज्यादा ताप देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ताप क्या हो जाएगा? अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और ताप कम हो गया तो क्या कम हो जाएगा? हिमांक कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक जनरल समझ के चलना है कि जब भी किसी अवाष्पशील विलय में, तीन गुण यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि जब भी किसी अवाष्पशील विलय में वाष्पशील क्या मिलाएंगे? विलायक, तो तीन घटनाएं जरूर घटेंगी। एक तो उस पूरे विलयन का, भाई ये सारे गुण किसकी बात करेंगे अपन?
विलयन की, उस पूरे विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और उसका हिमांक घट जाएगा। और इस हिमांक में कमी को ही क्या कहते हैं भाई? हिमांक अवनमन। तो डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई, परिभाषा समझ में आ गई, बिल्कुल बना सकते हैं। शाबाश, मजा आ गया सुनकर, एकदम आनंद आ गया। क्या है ये परिभाषा? दोबारा ध्यान से समझेंगे। क्या? जब अवाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो पूरे विलयन के हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इस आई हुई कमी को ही क्या कहते हैं भाई? हिमांक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हिमांक अवनमन। सेम एज इट इज क्वथनांक उन्नयन जैसा है, बस उसका जस्ट अपोजिट है, तरीका पूरा वही है। अब इसमें भी ग्राफ बनाएंगे जैसे वहां बनाया था, तो यहाँ भी अपन क्या बनाएंगे भाई? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसा बनेगा इसका ग्राफ, कैसा बनेगा इसका ग्राफ, जरा देखिए। देखिए भाई, ये आपका वाष्प दाब, ये आपका भाई वाष्प दाब, ये आपका ताप, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, ये आपका ताप। अब मैं मान लेता हूं ये विशुद्ध विलायक है। कैसा विलायक है भाई? शुद्ध विलायक का कोई ग्राफ है जिसमें ताप बढ़ाते समय आपकी किस में वृद्धि हो रही है? ताप बढ़ाते समय किस में वृद्धि हो रही है? ताप बढ़ाते समय आपके दाब में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये कैसी अवस्था में है भाई? द्रव अवस्था में शुद्ध विलायक। कैसी अवस्था में है भाई ये विलायक? अभी द्रव अवस्था में। इससे कम ताप पर, यानी इसमें ताप में अगर इस विलायक के ताप में और कमी करोगे तो ये ताप घट जाएगा, तो अवस्था किस में बदल जाएगी? ठोस में। तो सपोज करो ये कोई ठोस का ग्राफ मान लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा और स्टीप बना देते हैं कर्व को ऐसा। तो ये क्या है भाई? आपका ठोस, ठोस अवस्था में शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। यानी ये जो ग्राफ है, दूसरा ग्राफ भाई, विलायक के हैं दोनों ग्राफ, ये द्रव अवस्था में बना है, ये ठोस अवस्था में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हिमांक क्या होगा इन दोनों का, इस अवस्था और इस अवस्था का हिमांक कब कैसे निकल कर आएगा? ताप का बिंदु, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। ठोस अवस्था में शुद्ध, शुद्ध विलायक। ठीक है, अब हिमांक कैसे निकल कर आएगा भाई? परिभाषा बताइए हिमांक की नई परिभाषा, कि वह ताप जिस पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब क्या आ जाए? समान हो जाए। तो सपोज करो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने इससे मिला दिया, इस पॉइंट, इस पूरे ग्राफ को मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, इस पूरे ग्राफ को मैंने इससे मिला दिया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पर जो दाब है, इस पॉइंट पर जो दाब है, ठीक है, दोनों का क्या हो गया? समान हो गया। इसका जितना दाब और इसका जितना दाब इस पॉइंट पर आकर समान हो गया। और इस पर जो ताप है, इस पर जो ताप होगा, इस पर जो ताप होगा वो क्या आएगा? टी एफ। क्या आएगा? टी एफ। क्या आएगा? टी एफ, सॉरी टी डिग्री एफ, टी डिग्री एफ। क्यों? शुद्ध विलायक लिया है तो टी डिग्री एफ क्या आ जाएगा भाई? इसका ताप या हिमांक आ जाएगा। दूसरी तरफ, अब ये तो बात हो गई विलायक की। ठीक है, ऐसा ही कुछ ग्राफ विलयन का बनेगा, ऐसा ही कुछ ग्राफ किसका बनेगा? विलयन का। सपोज करिए, सपोज करिए ये, ठीक है, बना देता हूं जैसे उसका बनाया था। ये कोई ग्राफ मैंने किसका बना दिया? विलयन का। किसका बना दिया भाई? विलयन का, ताप और वाष्प दाब में ग्राफ। अच्छा, अब ये विलयन कब जमेगा? ये विलयन कब जमेगा भाई? जब इस विलयन की जो वाष्प दाब है, ठीक है, वो द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में क्या आ जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी ये जब जाके इससे मिल जाएगा, सपोज करो ये इस पॉइंट पर जाके मिल गया, किस पॉइंट पर जाके मिल गया? इस पॉइंट पर जाके मिल गया ये। ठीक है, यानी ये शुद्ध विलयन है आपका, सॉरी ये आपका विलयन है। अब ये विलयन जब दोनों की वाष्प दाब, विलयन की वाष्प दाब किसमें? द्रव अवस्था में। किसमें भाई? विलयन कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में। जब ठोस अवस्था में जाकर दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, ये किसी पॉइंट पर इस विलयन का और इस विलायक का जो वाष्प दाब हो गया वो बराबर हो गया,
तो वो इस विलयन का हिमांक आ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये हो जाएगा भाई आपका टी एफ। क्या हो जाएगा? टी एफ। यानी ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका हिमांक आ जाएगा? इस पूरे विलयन का। और ये जो अंतर है, ये जो अंतर है, इसको अपन डेल्टा टी एफ से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? डेल्टा टी एफ से, डेल्टा टी एफ से दर्शाएंगे। तो ऐसा इसका क्या बनेगा भाई? ग्राफ बनेगा। ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ ग्राफ हमें हिमांक अवनमन का देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये जो अंतर है, ये जो अंतर है, इसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टी एफ से। और अब ये जो अंतर आएगा, इसी को ही क्या कहेंगे? हिमांक अवनमन। तो इसको जरा पोज करके आप ये ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये देखिए, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये दाब में ये अंतर है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? डेल्टा पी से। इसका दाब और इसका दाब का जो अंतर आया है, वो डेल्टा पी से। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब क्या करेंगे आप? इसको आप क्या करेंगे? अब मिटा लेंगे। ठीक है भाई। अब हम मिटा रहे हैं, इसको आप पोज करके बना सकते हैं। अब अपन इसका डेरिवेशन देखेंगे। जैसा हमने क्वथनांक उन्नयन का डेरिवेशन देखा है, सेम एज इट इज इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो एक बार आप इसको पोज करके बना लें। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। तो सेम जैसा काम वहां किया था, यहां भी वैसा ही काम होगा। यानी डेल्टा टी एफ जो बनेगा, इसका डेल्टा टी एफ जो बनेगा, वो समानुपाती होगा किसके? डेल्टा पी के। जितना वो अंतर था, यही तो कुछ ग्राफ ऐसा ही तो था वो भाई, ऐसा ही तो कुछ ग्राफ बनाया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो ये जो अंतर था, ये डेल्टा टी एफ था, और ये जो अंतर है, ये डेल्टा पी है। तो ये जो अंतर जितना होगा, उतना ही ज्यादा ये होगा उसकी तरह। ठीक है, उतना ही अंतर ये होगा। तो डेल्टा पी किसके समानुपाती हो जाएगा? डेल्टा टी एफ के। और ये समीकरण 1 दे देंगे। ये क्या दे देंगे हम? समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए, अब देखिए भाई, वाष्प दाब में, वही पहला डेरिवेशन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से, अवनमन से क्या पता था वहां पे? वही डेल्टा पी किसके समानुपाती? एक्स ए के। समीकरण 2 विलेय के मोल अंश के निकाला था वहां पर, ऐसा एच डी, उसको यूज ले लिया। 1 और 2 से क्या आ जाएगा? सेम वही समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आएगा? डेल्टा टी एफ जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? एक्स ए की। सेम काम है, जैसा क्वथनांक उन्नयन वैसा ही हिमांक अवनमन, बस वहां वृद्धि, यहाँ कमी, बस यही है। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन 3। अब समानुपाती हटाएंगे तो कोई स्थिरांक लगेगा। क्या लगेगा? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एक्स ए। इसको दे दीजिए चाहे तो आप समीकरण 3। के एफ क्या होता है? अब देखिए, यहाँ डेल्टा टी एफ, और मैं आपको बता देता हूं, दोबारा एक बार बना लेते हैं, कोई वो झंझट नहीं है इसका। ये कुछ ग्राफ था आपका, ये टी डिग्री एफ था और ये टी एफ था। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा? टी डिग्री एफ माइनस टी एफ। ठीक है, ऐसे निकलेगा। डेल्टा टी बी क्या निकला था? वो टी बी माइनस टी डिग्री भी था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये कम क्यों है और ये ज्यादा क्यों है। ये वृद्धि को बताएगा या बढ़ोतरी को बताएगा, और ये किसको बताएगा? डिक्रीजमेंट को बताएगा, कमी को बताएगा। अब देखिए, यहाँ डेल्टा टी एफ भाई हिमांक में अवनमन या डिक्रीज बोलेंगे इसको, कि हिमांक में क्या आ गई? कमी आ गई। दूसरी चीज एक्स ए, सेम वही विलेय का मोल अंश, और के एफ इस बार आपका हो जाएगा हिमांक, ये आ जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या आ जाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक। इसकी भी इकाई वो रहेगी केल्विन, किलोग्राम पर मोल या मोल इनवर्स, जो किसकी थी? क्वथनांक उन्नयन की। तो ये यहां से पता चल गया। ठीक है, ये सारे डेटा यहां से आ गए। ठीक है भाई। अब देखिए, इसको आप पोज करके लिख सकते हैं। आगे अपन चलते हैं, इस समीकरण को याद रखेंगे। समीकरण नंबर किसको याद रखेंगे भाई?
3 को, बाकी मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इससे अपन को मान निकालना है सारा डेरिवेशन का। देखिए भाई, ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एक्स ए। अब बस एक्स ए का मान रखना है। जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा है वो इसको आप बहुत आसानी से समझेगा, बहुत उसको किसी को बनाने में या इस डेरिवेशन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए भाई, डेल्टा टी एफ, और अगर फिर भी आ रही है तो आप कमेंट में टाइप कर लें भाई, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। देखिए के एफ डॉट एक्स ए को क्या ले सकता हूं, वही एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, बार बार नहीं करना पड़े, मोल अंश निकालने का ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ वही डब्ल्यू ए बटा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। अच्छा, अब देखिए, अब क्या देखिए, अब यहां से एक चीज देखिए भाई, अगर विलयन क्या ले लू मैं फिर, तनु क्या हो, अगर विलयन कैसा हो, तनु हो, कैसा हो, तनु हो, तो डब्ल्यू ए बटा एम ए जो है वो वेरी 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 लेस देन किससे हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटा एम बी से, वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको अपन 0 मान के छोड़ सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम रहेगी, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से क्या पता चल जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट डब्ल्यू ए बटा एम ए बटे डब्ल्यू बी बटे एम बी। सेम एज इट इज, जैसा क्वथनांक उन्नयन वैसा ही हिमांक अवनमन, बस ये कमी और ये वृद्धि याद रखना। ठीक है, यहां तक लिख लिया, इसको ऊपर से लिख लीजिएगा, आगे मैं आगे बता रहा हूं इसको मिटा के। ये समीकरण अपने पास आ गई। अब देखिए भाई, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, डब्ल्यू ए डॉट एम बी अपॉन डब्ल्यू बी डॉट एम बी। ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, मोलनता का। वही किसका बन गया, मोलनता का या स्मॉल एम का। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आ जाएगा, के एफ डॉट स्मॉल एम। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, स्मॉल एम। अब डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट स्मॉल एम, तो डेल्टा टी एफ किसके समानुपाती हो जाएगा, यहां से किसके समानुपाती हो जाएगा, जरा बताएंगे किसके समानुपाती हो जाएगा। जो हिमांक अवनमन है वो भी किसके समानुपाती हो जाएगा, मोललता की हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी नंबर 5, या इसको दे दीजिए नंबर 5 और इसको दे दीजिए नंबर 6। तो आपकी जो इक्वेशन 5 है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहने को कहे कि सिद्ध कीजिए या प्रूव करिए कि जो हिमांक अवनमन होता है वो मोललता की क्या होता है, समानुपाती, या क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती, तो ऐसे पूरा ग्राफिकली ये सब समझा के करना है। और अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल करने को कहे कि ये वैल्यूज, कुछ वैल्यूज आपको दे और फिर किसी एक को निकाले, जो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में, दोनों के न्यूमेरिकल साथ करेंगे और फिर नंबर 4 गुणधर्म पर आएंगे, उससे पहले उनके बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसको हम सोल्व करेंगे वहां पर। तब तक की डेरिवेशन आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है भाई, हिमांक अवनमन। ज्यादा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन बिल्कुल सेम है। बस याद रखना कि क्वथनांक उन्नयन में क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक अवनमन में हिमांक घट जाएगा। सारे काम बिल्कुल एज इट इज सेम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आया है तो आप जरा इसको थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक शेयर कर दीजिए और इससे जुड़े रहिए भाई। और नोट्स की चिंता न करें, नोट्स के मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे हम। तो नोट्स भी आप वहां से चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई हिमांक अवनमन, अनुसंख्या गुणधर्म तीसरा। चौथा बचता है परासरण दाब, वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक नमस्कार।